बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक और इसके न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर की एक्सरसाइज में बिल्कुल लास्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन डी, जो कि न्यूमेरिकल का है पूरा। तो यही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काफ़ी कहा जा रहा था कमेंट्स में स्टूडेंट्स की तरफ से। तो इसीलिए जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करेंगे हम केमिस्ट्री के अंदर। बाकी फ़िज़िक्स में मैं काफ़ी डिटेल में जो है वो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। फ़िलहाल जो है चैप्टर नंबर 4 तक अपलोड किया है, और अभी जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज, उसके बाद इंशाल्लाह मैथ्स की मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ आपको चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनका, और उसके बाद फिर हम फिज़िक्स को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं। न्यूमेरिकल्स सेक्शन डी है ये। उसमें सबसे पहला सवाल है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो जो केमिकल इक्वेशन हमें दी हुई है इनको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो टोटल हमें कितनी इक्वेशंस दी हुई हैं? 1 2 3 4 और 5 इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। तो सबको बैलेंस करते हैं। पहले मैं आपको उनके कुछ रूल्स बता देता हूँ। तो रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, दोनों साइड पर जो एटम्स हैं उन्हें हमें क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये वाली जो साइड होती है लेफ़्ट हैंड साइड, इस पे जितने भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये कहलाती हैं रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर राइट साइड पर जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं एरो के बाद, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट साइड पर जितने एटम्स हैं एलिमेंट्स के, उतने ही एटम्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर भी होने चाहिए, ठीक है। और ये जो काम हम कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। ये लो पेश किया था लेवॉइजर ने, और इसका कहना यह था कि मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो बस अपनी जो फॉर्म है उसे चेंज कर लेता है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अब जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे, किस तरह से जो है बैलेंसिंग करेंगे? अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं ये कहीं आपको जो है वो लिखी हुई मिलेंगी या किसी ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है कि उस ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पर जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा पढ़ाने के हवाले से, उस बुनियाद पे मैं ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करेंगे तो इजीली आप जो है वो बैलेंस जो है कर पाएंगे केमिकल इक्वेशंस को। और दूसरी बात है कि उन्होंने इंस्पेक्शन मेथड हमें फ़िलहाल कहा है, यानी कि बस देखना है और हिट एंड ट्रायल के ज़रिए से जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। बाकी फ़र्स्ट ईयर में आप जो है वो डिफरेंट मेथड जो है आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड होता है, इसके अलावा एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, उनकी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं पहले से। तो यहाँ पर जो है हम फ़िलहाल अब डिस्कस करते हैं रूल्स। तो सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन में जो मेटल एटम्स हैं उन्हें बैलेंस करें, उसके बाद नॉन मेटल एटम्स को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी नॉन मेटल एटम्स हैं उन सबको आप बैलेंस कर लें। उसके बाद आप बैलेंस करें ऑक्सीजन को और उसके बाद फिर हाइड्रोजन को, ठीक है। और अगर इस दौरान आप कोई उसमें नंबर वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है, वो नंबर कौन सा हो सकता है? देखिए कोफिशिएंट कहलाता है वो नंबर जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। बैलेंसिंग के लिए जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं वो कोफिशिएंट कहलाते हैं, और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो ओनली कोफिशिएंट्स कैन बी चेंज फॉर बैलेंसिंग। तो जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं बैलेंसिंग के लिए। जो सब स्क्रिप्ट में छोटे छोटे जो नंबर लिखे होते हैं, जिससे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर है सब स्क्रिप्ट में है, तो ये सब स्क्रिप्ट वाले जो नंबर्स हैं ये फिक्स्ड होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये नंबर्स हम चेंज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में हम जो है वो नंबर्स यूज़ करते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें सब स्क्रिप्ट्स आर नॉट चेंज, और इफ़ कोफिशिएंट इज़ चेंज देन ऑल द आइटम्स आर मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो कोफिशिएंट जब हम लिखते हैं स्टार्टिंग में, जैसे इस इक्वेशन यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लिख दूँ तो उस नंबर के लिखने की वजह से क्या होगा, इस दोनों के दोनों जो एटम्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस नंबर के साथ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है हमारे पास इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और क्या बन रहा है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो अमोनिया की जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है, वाटर वेपर्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या ऑर्डर होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। सबसे पहले मेटल को चेक करते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास कोई भी मेटल एलिमेंट नहीं है।
अब उसके बाद फिर क्या था, नॉन मेटल एलिमेंट्स। तो नॉन मेटल एलिमेंट्स में मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी हैं दूसरे, उन सबको बैलेंस कर लें। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हमने देखा, यहाँ पे देखें एक नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब उसके बाद हम देखेंगे किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन देखें यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस्ड हुए में। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2। अब एक तरफ ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं और दूसरी तरफ इवन नंबर हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 3 2 6 हो जाए, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 2 3 6 हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखें पहले 2 लिखा है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3। अब इस 2 के लिखने की वजह से क्या हुआ है, देखें इसे 2 जो है इन दोनों को चेंज कर दिया इसने। ये 2 लिखने की वजह से नाइट्रोजन भी यहाँ पर 2 हो गए हैं, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अब इसके नीचे जो सब स्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा होता है, इससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कहलाता है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो नंबर मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये कहलाता है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन यूज़ होती है इस वर्ड के लिए, कोई स्टीचियोमेट्रिक भी कहता है, कोई स्टीकियोमेट्रिक, स्टोकियोमेट्रिक जो है इसका बहरहाल जो मैंने चेक किया था डिक्शनरी से या गूगल से, तो स्टोकियोमेट्रिक जो उन्होंने प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मेरे मुताबिक है। ठीक है, गूगल के मुताबिक या जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक आप जब चेक करेंगे तो स्टोकियोमेट्रिक जो है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो आपको बताएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने देखें 2 लिखा और वह जब भी बता दी क्यों लिखा है, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये सब किया है। ठीक है, तो 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर भी 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन अब ये नंबर लिखने की वजह से क्या हुआ, बाकी चीज़ें अनबैलेंस्ड हो गई हैं। ठीक है, अब देखें जब हमें यहाँ पे हमने 2 लगाया है जिसकी वजह से नाइट्रोजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन 6 हो गए। अब इसीलिए अब हमें नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, दोबारा से अब वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 लगा दिया है। अब 2 लगाने की वजह से अब देखते हैं ऑक्सीजन पे क्या फ़र्क पड़ा। अब देखें यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 2 6। अब ऑक्सीजन को देखते हैं कि ऑक्सीजन पे जो है वो क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, अब देखें इस तरफ ऑक्सीजन है 3, ये जो 3 जो है ओ से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, और ये 2 जब ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 2 टोटल 5 ऑक्सीजन बन रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। देखें अभी ये जो 5/2 मैंने लगाया है तो ये बैलेंसिंग के लिए लगाया है। किस तरह से लगाया है, देखें 5 ऑक्सीजन हमें चाहिए और यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ था, तो अब मैंने जो यहाँ पे क्या लिखा 5/2 लिख दिया ताकि इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ 5 रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5/2 पुट कर दिया है फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इनके फ्रैक्शन में भी कोएफिशिएंट यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हम जो आपका लेवल है अभी फ़िलहाल उस पर आप कोशिश ये करिएगा कि आप इंटीजर्स यूज़ करें, उनके होल नंबर यूज़ करें, आप जो है वो फ्रैक्शन यूज़ ना करें। तो अब फ्रैक्शन से जान छुड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जो है वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही काम किया है, पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 2 ये 4 हो गया है। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 से ये वाला 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। 2 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 6। तो अब देखें चेक करें आप, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया होगा। तो नाइट्रोजन चेक करते हैं, सबसे पहले देंगे 4 नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन चेक कर लें, 5 2 10 ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन देखें यहाँ पर और 4 ऑक्सीजन देखें यहाँ पर, तो 6 + 4 कितने हो गए, टोटल 10 ऑक्सीजन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन चेक कर लें, 4 3 12 हाइड्रोजन हो गए, तो 6 2 12 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, सीक्वेंस आप कोशिश करिएगा वही रखें जो मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह आप इजीली जो है उसको करने में कामयाब हो जाएंगे। और बाकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही तेज़ी से आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है, इनिशियली आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये आसान लगेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आसान है, अब ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट, और इसका कॉमन नेम सॉल्ट पीटर भी जो है इसका नाम यूज़ होता है, कॉमन नेम है इसका सॉल्ट पीटर। पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है पोटाशियम नाइट्राइट में। ठीक है, NO2 को नाइट्राइट आयन कहते हैं, तो पोटाशियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है ये, और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रही है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। और इससे पहले जो हमने देखा था ये वाला, ये कंबस्शन रिएक्शन आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, जब अमोनिया गैस का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ।
बर्निंग हो रही है, जल रहा है वो। अच्छा, बहरहाल अब हमें करनी है बैलेंसिंग। सबसे पहले मेटल एटम, तो पोटाशियम यहाँ पे देखें मेटल एटम है, तो पोटाशियम यहाँ पे भी एक है और यहाँ पर भी एक है, तो बैलेंस्ड है। उसके बाद नॉन मेटल एटम्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर मौजूद है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं हम, ऑक्सीजन यहाँ पर देखें 3 है और यहाँ पर देखें 2 + 2 4 है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखें कुछ चेंजिंग करके देखिए। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है, ताकि 2 3 जाए कितना हो गया अब 6। अब इस 2 के लिखने की वजह से क्या हुआ, पोटाशियम और नाइट्रोजन की जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो गई हैं, तो ये भी अनबैलेंस्ड हो गए हैं। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए दूसरी जानिब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे भी 2 पोटाशियम और 2 नाइट्रोजन हो सकें। जब यहाँ पर आप कोफिशिएंट लिखते हैं तो इस कोफिशिएंट के लिखने की वजह से ये जो पूरा फार्मूला है इसमें जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, वो उन सब की तादाद चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोटाशियम भी 2 हो गए हैं, नाइट्रोजन भी 2 हो गए हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गए हैं। अब जब यहाँ पे हमने 2 पुट किया है तो अब दोबारा से देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। तो 2 2 देखें 4 हो गया और 4 + 2 6 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो गए और पोटाशियम नाइट्रोजन दोनों जगह पर ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखें पार्ट सी है, कैल्शियम की हाइड्रोलाइसिस हो रही है। रिएक्शन विद वाटर जो ये कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। तो कैल्शियम का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ और बना रहा है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, ट्वाइस CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले मेटल एटम को हम बैलेंस करेंगे, तो मेटल एटम यहाँ पर है कैल्शियम, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये, यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पर भी एक कैल्शियम है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखें 2 1 ये जो 2 बाहर लिखा हुआ है इसकी वजह से ये हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, तो ये दोनों के लिए है ये वाला 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखें 2 पुट कर दिया है। अब इस 2 के लगाने की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए लेकिन हाइड्रोजन जो हैं उन पर फ़र्क आ गया है। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। तो देखते हैं जनाब क्या फ़र्क पड़ा। यहाँ पे भी देखें 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 2 4 हाइड्रोजन। तो सारी चीज़ें जनाब ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखें पार्ट डी देखते हैं। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कॉमन नेम है ये होता है बेकिंग सोडा, यानी जो बेकरी आइटम्स होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, केक वगैरह बनाने में, ब्रेड बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसकी डीकम्पोजिशन हो रही है तो ये बन रहा है सोडियम कार्बोनेट। ये वॉशिंग सोडा होता है लेकिन साथ वॉशिंग सोडा में थोड़ा सा चेंज आता है, उसमें जो फार्मूला है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें ऐड होता है। उसके बाद देखें ये वाटर है H2O, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल एटम सबसे पहले देखेंगे हम, सोडियम है यहाँ पर, तो सोडियम यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पर कितने हैं 2, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। अब इस 2 पुट करने की वजह से बाकी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। अब उसी हिसाब से हम देखते हैं पूरी इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये 2 जब हमने पुट किया तो 2 सोडियम हो गए, यहाँ पर 2 सोडियम बैलेंस्ड हो गए। अब उसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल एटम्स, तो कार्बन को देखा हमने, तो 2 1 2 यानी कि 2 कार्बन है, तो यहाँ पर देखें एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा, तो ये 2 कार्बन ये बैलेंस्ड हैं। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, देखें 3 2 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन ये रहे, एक ये रहा 4 हो गए और 2 ये रहे, तो 4 2 4 और 2 ऐड किया आपने 6 हो गए, तो टोटल 6 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड हैं दोनों तरफ। हाइड्रोजन भी देखें यहाँ पे 2 1 2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है और इस तरफ भी यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। उसके बाद पार्ट ई है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, CO2 बन रही है। अब हम बैलेंसिंग करते हैं जनाब। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा नॉन मेटल एटम में सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हैं उन्हें हम देखते हैं। तो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ऑक्सीजन यहाँ पर देखें 2 + 1 ये 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सही है। अगर मैं यहाँ पर देखें 1/2 लिख दूँ तो यहाँ पर भी 1 और 1 2 हो जाएंगे ऑक्सीजन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 1/2 लिख दिया है। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 1 ऑक्सीजन बचेगा और 1 और 1 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, बैलेंसिंग हो गई। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप होल नंबर यूज़ करें, फ्रैक्शन यूज़ ना करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे जो है ये क्या बन जाएगा 2 CO बन जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखें 2 CO2 आ जाएगा।
अब दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार एहतियातन। वैसे हो चुकी है बैलेंस, लेकिन फिर भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ एक बार कि बैलेंस है या नहीं। तो 2 कार्बन है यहाँ पर भी 2 कार्बन है। तो 2 1 ज़ा 2 यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ये रहे, टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन हो गए। तो दोनों तरफ बैलेंस हो गई है जनाब इक्वेशन। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द फार्मूला मास। AMU में जो है वो आता है आपके पास ये फार्मूला मास, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द फॉलोइंग: Al2O3, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। इनका हमें कैलकुलेट करना है फार्मूला मास। फार्मूला मास की जो टर्म है ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है ये, ठीक है। जो जब बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे इस बात को, ठीक है। तो फार्मूला मास की जो टर्म है ये इस्तेमाल होती है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, उसमें फार्मूला यूनिट्स जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब फार्मूला यूनिट का कॉन्सेप्ट होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी क्रिस्टल का या आयनिक कंपाउंड का, उसे हम कह रहे होते हैं फार्मूला यूनिट, और उसका जो मास है वो कहलाता है फार्मूला मास। अच्छा, एक बात और ये कि फार्मूला मास के टर्म हम मॉलिकुलर कंपाउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस नहीं देते हम इस बात को, लेकिन यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मॉलिकुलर मास की जो टर्म होगी, जो आगे सवाल है, वो हम सिर्फ मॉलिकुलर कंपाउंड के लिए ही यूज़ करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड के लिए कभी भी यूज़ नहीं की जा सकती वो टर्म, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो Al2O3, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ते हैं एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाते हैं, जिसका जो आपकी बुक में मौजूद है पीरियोडिक टेबल, और उसका चैप्टर भी है, ठीक है ना। तो ये आप जो है फर्स्ट 20 एटलीस्ट आप याद कर लें, बाकी इससे आगे अगर कोई आता है तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं उसका मास, लेकिन जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं इसमें जो है वो पक्का नहीं होता, कंफर्म नहीं होता कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे मासेस, ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए ये। तो एल्यूमिनियम का जो मास होता है ये होता है जनाब 27, और 2 एटम्स हैं हमारे पास एल्यूमिनियम के, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय हमने कर दिया 27, ठीक है। जितने भी यहाँ पे जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आपको नज़र आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है 2, और मल्टीप्लाई के बाद जो भी इसका एटम का एटॉमिक मास होगा, ठीक है, टेबल से जो आप याद करेंगे वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 27। उसके बाद हमें करना है प्लस। उसके बाद दूसरा एटम यहाँ पे मौजूद है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने नज़र आ रहे हैं आपको? 3, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है इसका मास, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेंगे। अब उसके बाद हमें करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमें बॉडमेस रूल का जो है वो अप्लाई करना है, यानी पहले हमें करनी है मल्टीप्लिकेशन और बाद में हम करेंगे एडिशन। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, इसलिए मैंने यहाँ पे देंगे ब्रैकेट यूज़ करें ताकि आप गलती ना करें, आप अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है। तो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 27 से, तो 54 आ गया। 16 3 ये हो गया 48। अब इन दोनों का अब हम कर लेंगे ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा 102 AMU, ठीक है। अच्छा, एक बात और ये कैलकुलेशन में ना बाज़ों का जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग वगैरह होती है, कैलकुलेशन अलग से करता हूँ मैं, फिर यहाँ टाइप करता हूँ, तो बाज़ों का जैसा होता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो अब इंसानों में भी गलती हो सकती है टाइपिंग वगैरह में, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह किसी किस्म की गलती नहीं होगी कॉन्सेप्ट के अंदर। तो कैलकुलेशन में अगर कभी कभार कोई मिस्टेक हो जाया करे तो काइंडली उसको इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। तो और चेक भी कर लिया करें कि जो मैंने कैलकुलेशन की है कि वो सही भी है या नहीं, ठीक है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो है वो कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात कभी कभी ऐसा होता है कि गलती कोई जो है वो थोड़ी बहुत मिस्टेक हल्की फुल्की रह जाती है। तो बहरहाल कैलकुलेटर से आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन वगैरह। यहाँ जो मतलब मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको समझा दिया जाए कि काम हो कैसे रहा है। बाकी कैलकुलेशन तो आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जनाब हमें कैलकुलेट करना है फार्मूला मास। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। कैसे पता चलेगा आपको कि आयनिक कंपाउंड है या नहीं? आयनिक कंपाउंड जो है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। तो फार्मूला मास की टर्म इसके लिए हम यूज़ करेंगे। इसमें मैग्नीशियम का एक एटम है और क्लोरीन के जो हैं वो 2 एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 किया है। मैग्नीशियम का एक एटम है 1 और इसका मास होता है 24। अब उसके बाद हम करेंगे प्लस, और क्लोरीन के हमारे पास यहाँ पर हैं 2 एटम्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 35.5। 35.5 जो ये इसका मास है क्लोरीन का। और ये जो आपको डेसिमल में चीज़ नज़र आ रही है, इसका रीज़न ये है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक का जो मास नंबर है वो 37 होता है और एक का 35 होता है। तो उनका एवरेज निकाल के यहाँ पे उन्होंने मास लिखा हुआ है टेबल के अंदर, इसलिए डेसिमल में आ रहा है 35.5, ठीक है।
तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, 24 1 सा 24 हो जाएगा, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आएगा। फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया है तो 95 एटॉमिक मास यूनिट जो है हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है, फार्मूला मास। अब सोडियम क्लोराइड जो है इसका कॉमन नेम, जो खाने में आप नमक इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ये जो है वो इसका फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम है, Cl जो है वो क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड जो है इसमें एक सोडियम का आइटम है और एक क्लोरीन का आइटम है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 23 जो है वो सोडियम का मास है, उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 35.5 ये क्लोरीन का मास है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने 23 प्लस 35.5 ऐड किया, अब उसके बाद हमने तो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 58.5 AMU इज़ द जो है वो रिक्वायर्ड फार्मूला मास ऑफ NaCl। उसके बाद है पोटाशियम नाइट्रेट, और कॉमन नेम इसका मैंने आपको बताया सॉल्ट पीटर। ये जो है K पोटाशियम है इसमें, N नाइट्रोजन है और O ऑक्सीजन है। पोटाशियम का एक नज़र आ रहा है हमें एटम, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 39 कर दिया है मैंने। नाइट्रोजन का एक है नज़र आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 14, और ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम है फार्मूले में तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखे 39 1 ज़ा 39, 41 1 ज़ा 14, 16 3 ज़ा 48, फिर एडिशन कर दिया हमने तो 101 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट इसका फार्मूला मास आ गया है। अब हमें करना है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। यहाँ जो आपको कंपाउंड नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो है वजह से ये चीज़ें जो हैं वो वजूद में आती हैं। जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। तो बॉन्डिंग के चैप्टर में आप ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो लिखा हुआ है हमारे पास C2H5OH ये है एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल इसको प्रोनाउंस करते हैं। और अल्कोहल की पूरी एक सीरीज़ है और उसमें डिफरेंट कंपाउंड होते हैं जिनके सबके नाम के आखिर में OL आ रहा होता है, मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल वगैरह वगैरह। तो ये उसका सेकंड एलिमेंट है और एथेनॉल इसका जो नाम है, ठीक है। और इसमें देखें 2 कार्बन हैं, 5, और एक ये वाला 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो बहरहाल मैंने अलग अलग सबको कर दिया, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया इनको, हाइड्रोजन को यहाँ पे सबका अलग अलग कर दिया। देखें तो 2 कार्बन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 यहाँ पे मास है कार्बन का। उसके बाद देखें 5 हाइड्रोजन है हमारे पास तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो है मास है किसका, हाइड्रोजन का। उसके बाद देखें 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 ये ऑक्सीजन का मास, 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 एक ऑक्सीजन है। फिर दोबारा से हाइड्रोजन आ गया तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि आप जो है वो 5 + 1 6 हाइड्रोजन करके टोटल यहीं पे निकाल देते आप, तब भी सही था, तब भी जो है गलत नहीं होता। बहरहाल अब उसके बाद देखें 12 2 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5, 16 1 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1, सबको हमने ऐड कर दिया है तो 46 एटॉमिक मास यूनिट इसका रिजल्ट आ गया है। अब उसके बाद है वाटर H2O और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 हाइड्रोजन है इसमें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया, 1 इसका मास है हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन एक एटम है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 ऑक्सीजन का मास है। और 2 1 ज़ा 2, 16 1 ज़ा 16 दोनों को ऐड किया, 18 एटॉमिक मास यूनिट इसका आ गया है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। अब उसके बाद देखें अमोनिया NH3, अमोनिया गैस होती है ये, और इसमें नाइट्रोजन है एक एटम है नाइट्रोजन का और 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 14 कर दिया मैंने, यानी कि नाइट्रोजन का 1 और मल्टीप्लाइड बाय 14 इसका मास हो गया नाइट्रोजन का। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कैलकुलेशन परफॉर्म की, 17 जो है एटॉमिक मास यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया है। फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास दोनों जो हैं ये एटॉमिक मास यूनिट में हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं इनकी, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, कार्बन का मास 12, एक एटम है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 और दोनों को ऐड कर देंगे हम, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे तो रिज़ल्ट आएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद है नंबर 4, हाउ मैनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है ये H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट इसका केमिकल नेम और कॉमन नेम है इसका सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपसे पूछ रहे हैं वो कि 40 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें कितने मोल्स होंगे, ठीक है। हाउ मैनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4, कितने मोल जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। तो डेटा बना लिया, गिवन है हमें सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ H2SO4 स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, 40 ग्राम है ये। रिक्वायर्ड हमें है नंबर ऑफ़ मोल्स, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क ये हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, सिंस ये 3 डॉट जो है वो सिंस के लिए, रेफरेंसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, इनका मतलब होता है सिंस, जैसा कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। किसी भी जो हमारे पास सब्सटेंस है
चाहे वो कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, कोई आयनिक कंपाउंड हो, उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे उसके मास को, 1 मोल के मास को, तो ये इसका मोलर मास कहलाता है। ठीक है, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास के लिए हम कैपिटल एम यूज़ कर रहे हैं और मास इन ग्राम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल एम, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल एन। तो एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम हो गया है। ठीक है, अब मोलर मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, तो इस कैपिटल एम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं पहले। उसी तरह से होगी जैसे पीछे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है या फार्मूला मास निकाला है, मेथड वही है, बस जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो ग्राम में आएगा, बस ये फ़र्क होता है। अब देखें 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, एक सल्फ़र का आइटम है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 32, ऑक्सीजन के 3 हैं, सॉरी 4 हैं यहाँ पर। ठीक है, O4 है ये, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 कर दिया हमने। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 हो गया, 32 1 ज़ा 32, 16 4 ज़ा 64, तो सबको ऐड किया तो 98 ग्राम जो है इसका हमारे पास आ गया है मोलर मास। फिर हमने ये जो वैल्यूज़ हैं सारी वो हमने पुट कर दी हैं फार्मूले के अंदर। 40 ग्राम हमें पता था ऊपर, ये देखें ये रहा, तो 40 डिवाइडेड बाय 98, तो ये रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास 0.408 मोल। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। दो काम करने का कह रहे हैं इसमें, हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं हमें इन दोनों पार्ट्स में। पार्ट ए में है 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड है ये। ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, वेरी वीक एसिड होता है ये, बहुत वीक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो है जनाब यहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिज़ोल्व हुई होती है कोल्ड ड्रिंक्स में। अब उसके बाद देखें 20 ग्राम्स ऑफ ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। 20 ग्राम जो है हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी है और मोल्स की तादाद बतानी है कि कितनी है। तो मास ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 हमें पता है 16 ग्राम है। रिक्वायर्ड हमें 2 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोल्स को और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास इसका कार्बोनिक एसिड का, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया, एक कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 12, फिर 3 ऑक्सीजन, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 16, सबको ऐड कर रहे हैं हम। मल्टीप्लाई करने के बाद तो 62 ग्राम जो है हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है इसका। अब डिवाइड कर देंगे, तो 16 हमें गिवन था ऊपर, देखें मास स्मॉल एम की जगह ये देखिए हमें गिवन था 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 62 जो हमने कैलकुलेट किया है, तो ये आ गया 0.258 मोल। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ मोल्स के। तो एवोगाड्रो नंबर के लिए सिंबल हम ये इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एन, और सब स्क्रिप्ट में ए लिखा होता है एवोगाड्रो के लिए, और मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एन जो ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपने याद कर लेनी है ज़बानी, 6.02 10 की पावर 23। ठीक है, आगे आप डेसिमल प्लेसेस और भी ले सकते हैं, तो मैंने फ़िलहाल इसी तरह से जो है कैलकुलेशन की है, तो आप देख लीजिएगा बुक में आगे जो डेसिमल प्लेसेस हैं, अगर और ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने फ़िलहाल इसी जो लिखा हुआ है इसी के हिसाब से मैंने की है कैलकुलेशन। अगर आप ज़्यादा लेंगे डेसिमल प्लेसेस, यानी 022 भी होता है मेरे ख्याल से, 6.0223 होता है शायद ये, तो बहरहाल तो आप उसी हिसाब से भी करिएगा कैलकुलेशन, थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा आपके आंसर में। बाकी अगर इस तरह भी करते हैं तो ये भी ठीक है। अब देखें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ़ मोल से 0.258 जो हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 1.55 और 10 की पावर 23, ये हमारा जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। यानी कि जो हमारे पास अमाउंट गिवन था 16 ग्राम, तो 16 ग्राम कार्बोनिक एसिड के अंदर इतने पार्टिकल जो हैं वो मौजूद होंगे, 1.55 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल जो होंगे H2CO3 के वो मौजूद होंगे। उसके बाद है हमारे पास ग्लूकोज का मास हमें गिवन है 20 ग्राम है। नंबर ऑफ़ मोल्स और मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, वही फार्मूला अप्लाई किया, पहले मोलर मास निकाला इसका, तो 6 कार्बन है इसमें, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 किया, फिर प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 हाइड्रोजन के लिए, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 ये ऑक्सीजन के लिए, 6 हैं इसमें,
कैलकुलेशन परफॉर्म की तो 170 ग्राम। मोलर मास के लिए याद रखिएगा AMU नहीं लिखिएगा, ग्राम लिखिएगा। अब उसके बाद नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 20 को डिवाइड कर देंगे हम 170 से, तो ये आ जाएगा 0.118 मोल। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ मोल्स को जो हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं। तो 0.118 से मल्टीप्लाई किया हमने 6.02 को, इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये 0.71 आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल जो है वो एक डिजिट के बाद यानी कि 7 के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल को आप यहाँ से जंप कराकर ऐसे 7 के बाद ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 7.1। अब 7.1 आपने इसको बना तो दिया है, लेकिन जो 10 की पावर है अभी चेंज हो जाएगी। अब देखें डेसिमल जब आप लेकर आएंगे इस तरफ, ठीक है, नंबर लाइन को जहन में लाएँ, तो नंबर लाइन पर आप जो है वो बीच में होता है 0। जैसे अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके, तो खैर मैं नहीं बता सकता अभी फ़िलहाल, तो नंबर लाइन को जहन में लाएं अपने, तो उसमें बीच में होता है 0 और एक तरफ होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ़्ट साइड पर होते हैं सारे के सारे नेगेटिव नंबर। तो डेसिमल को अगर आप पॉजिटिव साइड पे लेके जा रहे हैं तो पावर जो है वो नेगेटिव में आती है, ठीक है, और जब आप डेसिमल को नेगेटिव साइड पे लेकर जाते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, यानी उल्टा काम होता है। नंबर लाइन को जहन में लाएं, उसका उलट प्रोसीजर आपने करना है, ठीक है ना। तो डेसिमल को अभी हम देखें लेकर जा रहे हैं कहाँ पर, पॉजिटिव वाली साइड पर, इस तरफ सारे जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं अगर नंबर लाइन को जहन में लाएँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा काइंडली। तो डेसिमल को हम जब इधर लेकर जाएंगे तो कितनी जंप लगाई हमने, एक नंबर को जंप किया है हमने 7 को, तो इसलिए पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो 23 में से जब -1 करेंगे तो आ जाएगा 22। तो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास 7.1 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लूकोज के मौजूद होंगे 20 ग्राम के अंदर, यानी 20 ग्राम ग्लूकोज अगर लेंगे तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो आज की वीडियो में जनाब हमने चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है एक्सरसाइजेस के। बाकी दरमियान में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह जैसे वो सेल्फ असेसमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ उसको मैंने नहीं देखा अभी। अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा न्यूमेरिकल से रिलेटेड, थ्योरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में उसको डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। और अब जो है हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स इंशाल्लाह। मैथ्स के हवाले से जो है वीडियोस अपलोड होंगी चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ ताकि फिर उसके बाद फिर हम वापस स्विच करेंगे फ़िज़िक्स पर। फ़िज़िक्स में मैंने अब तक जो है वो चैप्टर नंबर 4 तक वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अच्छा, एक जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो काफ़ी लोगों ने पूछा कि अपलोड नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कहा हुआ है कि एक्सप्लोर करना है उन चीज़ों को, यानी कि आपके इर्द गिर्द वो चीज़ें जो हैं उनको जाके आपने ऑब्ज़र्व करना है और आपने उस ऑब्ज़र्वेशन में क्या ऑब्ज़र्व किया वो आपने लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अमूमन जो हैं वो पेपर में आते नहीं हैं एग्ज़ाम वगैरह में। बहरहाल मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि आपको उसका भी सॉल्यूशन अपनी जो ऑन वर्डिंग है उसमें लिख के दे दूँ कि क्या ऑब्ज़र्व करेंगे आप, क्योंकि काफ़ी लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 अपलोड नहीं किया। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी अपलोड कर दूँ जल्द से जल्द, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर 1 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।